हमारा क्वेश्चन है, अ टीचर फैसिलिटेट्स एंड सपोर्ट हर स्टूडेंट टू वर्क ऑन मल्टीपल ड्राफ्ट्स फॉर एन essay over a period of 1 month. If she consider all the drafts of each student as well as the process of working on the same, what kind of assessment is she using? यहाँ पे हमारे को बोला गया है कि एक टीचर जो है वो बच्चों को फैसिलिटेट और सपोर्ट करती है जब वो एक ऐसे के ऊपर वर्क कर रहे हैं 1 मंथ के लिए। और अगर टीचर जो है वो हर एक स्टूडेंट की जो काम करने की प्रोसेस पर ध्यान देती है तो वो किस टाइप की असेसमेंट का यूज़ कर रही है। हमारे पास ऑप्शंस हैं समेटिव, नॉर्म रेफरेंस्ड, फॉर्मेटिव या स्टैंडर्डाइज। चलिए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। पहला है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो होती है वो साल के लास्ट में की जाती है, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए जो असेसमेंट यूज़ करते हैं पास फेल वाली, वो होती है समेटिव असेसमेंट। इसमें जो है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं रहता क्योंकि दोबारा से ही वो रिपीट करनी पड़ती है क्लास, अगर आप जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल नहीं करते हो उस क्लास के। तो अगला है नॉर्म रेफरेंस्ड। नॉर्म रेफरेंस्ड का मतलब होता है कि एक के कंपैरिजन में आप कहाँ लाई करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का क्लास में जो है वो हाईएस्ट जो है वो है 98, तो उसके कंपैरिजन में बाकी बच्चों का स्कोर क्या है, उस टाइप की जो असेसमेंट होती है कंपेयर करने वाली, वो होती है नॉर्म रेफरेंस्ड। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो होती है इम्प्रूवमेंट के लिए, ये ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन में भी बोला था कि वो क्या करती है, टीचर ईच स्टूडेंट की प्रोसेस ऑफ वर्किंग के ऊपर ध्यान देती है। तो ये इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। और नेक्स्ट है फॉर स्टैंडर्डाइज्ड। तो स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब तो ये है कि सभी बच्चों के लिए एक ही टाइप का यूज़ करना मेथड असेसमेंट के लिए, वो होगा स्टैंडर्डाइज। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मेटिव। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड, कि एक बहुभाषिक कक्षा में जो है वो टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है डिस्कस द यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज वो होती है जो बच्चे को पता होती है घर से, जो सीख के आते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में। अगला है रिकॉग्नाइज ओनली द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड बाय मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, कि ज़्यादातर बच्चे जो है जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वही लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, ये भी गलत है। अगला है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड अलाउ देयर यूज़ एज पर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस, कि टीचर को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज के ऊपर और उनका यूज़ जो है वो करने देना चाहिए जो कि जिस लैंग्वेज में जो है वो बच्चे कंफर्टेबल हों। अगला है डिस्करेज द यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन वन टारगेट लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए डिफरेंट लैंग्वेजेस के प्रति। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। In order to complete her syllabus, a teacher always expects answer from a preferred group of learners. The teacher's action is, ऑप्शन है कि एक टीचर जो है वो क्या करती है कि सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए सिर्फ उन्हीं बच्चों से आंसर पूछती है जो कि थोड़े ठीक हैं पढ़ने में, जिनको आंसर आते होते हैं मैक्सिमम टाइम, तो उन्हीं से ही आंसर पूछती है। तो सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए टीचर का एक्शन क्या है इसमें, इज़ जस्टिफाइड फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस, कि सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए ये ठीक है। अगला है इज़ शोइंग दैट टीचर हैज़ गुड स्किल टू आइडेंटिफाई बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, ये शो कर रहा है कि टीचर के पास जो है वो अच्छी स्किल है ये पहचानने की कि कौन से बच्चे अच्छे हैं क्लास में। अगला है इज़ डिप्राइविंग अदर स्टूडेंट्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि सभी बच्चों को जो है वो इक्वल मौका नहीं मिल रहा है। अगला है वुड बी इफ़ेक्टिव इन इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, कि सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन करने के लिए ये इफ़ेक्टिव होगा। तो हमारे पास जो है वो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इज़ डिप्राइविंग अदर स्टूडेंट्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को जो है वो इक्वल मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ ही बच्चों से आंसर करने चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, सभी बच्चों को इक्वल एक साथ लेके चलना होता है। नेक्स्ट है
Question number 70. Which of the following material will not be beneficial for a student with visual impairment? कि जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा जो इनमें से मटेरियल है वो लाभदायक नहीं होगा। ऑप्शन है टेक्टाइल ग्लोब। टेक्टाइल का मतलब वो होता है, वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू कर पता लगा सकते हैं, तो ये तो हेल्पफुल होगा। अगला है बुक्स विद स्मॉल प्रिंट, कि ऐसी बुक्स जिनमें जो है वो अक्षर छोटे छोटे लिखे हों। अगला है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पढ़ के बता रहा है कि स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, तो ये भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो अगर वो सुनकर तो वो चीज़ों को समझ पाएगा। अगला है ब्रेल बुक्स। ब्रेल बुक्स तो होती है जो जिन बच्चों को विजुअल में थोड़ी दिक्कत होती है उनके लिए होती हैं, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बुक्स का जो प्रिंट है वो स्मॉल नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए लार्ज प्रिंट, इसलिए स्मॉल प्रिंट वाली बुक्स जो होंगी बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं होंगी जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 71। अजर सुनो रीज़न का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है इन अ लैंग्वेज क्लासरूम टीचर शुड प्रोवाइड ऑडियो बुक्स अलॉन्ग विद टेक्स्ट मटेरियल, कि जो एक भाषा की कक्षा में जो है वो टीचर को ऑडियो बुक्स भी देनी चाहिए टेक्स्ट मटेरियल के साथ। रीज़न इसका दिया है मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन cater to needs of diverse learners such as those with reading related disorders। ये भी सही बात है कि अलग अलग तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को तो वो बच्चों की डिफरेंट बच्चों की अलग अलग नीड्स को पूरा करने में हेल्पफुल होगी। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट अ टीचर शुड, कि बच्चों का सहयोग पाने के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर को क्या करना चाहिए। एस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट एंड रिजिड क्लासरूम रूल, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्ट वर्ड तो नेगेटिव होता है, ऐसा तो करना ही नहीं है। अगला है फ्रिक्वेंटली कंप्लेन टू पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर, कि बच्चे जो है वो अगर कोई क्लास में शरारत कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के साथ कंप्लेन करनी है, ऐसा भी नहीं करना है। अगला है रिप्रीमेंड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, कि बच्चों को पनिश करना है अगर वो रूल्स नहीं मानेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे कहाँ कोऑपरेट करेंगे। अगला है एस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चों के साथ मिलकर अगर वो क्लासरूम के रूल बनाएंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और वो फॉलो भी करेंगे उन रूल्स को। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पे 72 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73। टू टीच अ कंसेप्ट अ टीचर इज गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड सब्सिक्वेंटली आस्क स्टूडेंट्स टू फॉर्म अ rule considering the information gathered through those examples. Which of the following approach is being used here for concept formation among children? कि एक कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए टीचर क्या कर रही है, मल्टीपल एग्जाम्पल दे रही है, बहुत सारे उदाहरण दे रही है और उनको उसके रिलेटेड जो है वो एक रूल बनाने के लिए कह रही है जो कि इन्फॉर्मेशन उन्हें दी गई है एग्जाम्पल के थ्रू। तो कौन सी अप्रोच का टीचर यूज़ कर रही है हमें बताना है। फर्स्ट है डिडक्टिव, अगला है इंडक्टिव या इमिटेटिव या कॉम्पिटिटिव। तो डिडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि पहले हम जो है वो इसमें रूल बता देते हैं और बाद में एग्जाम्पल देते हैं, पर यहाँ पर जो है वो पहले एग्जाम्पल दिए गए हैं बाद में रूल बनाए गए हैं, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टिव मेथड में हम पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर जो है वो रूल बताते हैं, और इमिटेटिव और कॉम्पिटिटिव ये कोई मेथड नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अ क्रिएटिव चाइल्ड इज़ लाइकली टू हैव, जो क्रिएटिव चाइल्ड होगा उसके पास क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। बिल्कुल सही, क्योंकि क्रिएटिव बच्चों के पास डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक ही टाइप से सोचना, और डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना, तो कन्वर्जेंट नहीं होगा इसका आंसर। इसके बाद है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये हो सकता है। अगला एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट्स, तो ये भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो होगा जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन होंगे, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। फिर से असर्शन और रीज़न का हमारे पास क्वेश्चन है। टीचर शुड एम्प्लॉय मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट इन देयर क्लासरूम। तो ये सही बात है, क्योंकि टीचर को अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को असेस करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनमें। अगला है रीज़न इसका है, चिल्ड्रन सक्सेस एंड फेलियर इन क्लासरूम कैन नॉट बी एक्यूरेटली एंड एडिक्वेटली डिटरमाइंड ओनली बाय अ पेपर पेंसिल टेस्ट। कि इसका रीज़न दिया गया है कि जो चिल्ड्रन का बच्चों की जो सक्सेस और फेलियर का क्लासरूम में पता जो है वो सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट के थ्रू ही नहीं लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि जो मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट होते हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए भी होते हैं, ज़रूरी नहीं वो सक्सेस और फेलियर को ही बताएंगे, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ नेगेटिवली affected the performance of students in examination. Which of the following relationship is highlighted in this statement? कि जो कोविड-19 पैंडेमिक था उसकी वजह से जो बच्चों की परफॉर्मेंस पे जो है वो नेगेटिव असर पड़ा है एग्ज़ाम में। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कॉग्निशन एंड इमोशन। क्योंकि जो है वो बच्चे जो होते हैं वो मेंटली डरे हुए रहते हैं, और इसी चीज़ का जो होता है वो इफ़ेक्ट उनकी कॉग्निशन पे पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में होंगे कि कहीं उन्हें ना पेंडेमिक हो जाए, या फिर इतना सारा जो है वो न्यूज़ आती रहती है कि इतने लोगों की डेथ होगी या फिर ये बढ़ रहा है पेंडेमिक। तो उसकी वजह से जो बच्चों की इमोशंस और कॉग्निशन जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पे हमें बताना है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल। ऑप्शन है, while doing research अरमान कंसल्ट्स वेरियस सोर्सेज टू बी श्योर अबाउट हिज लर्निंग। कि एक रिसर्च को करते टाइम जो है वो अरमान जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से पता करने की कोशिश करता है कि लर्निंग अलग अलग सोर्सेज के थ्रू सीखने की कोशिश कर रहा है। अगला है, रियोन रिसर्चेस फ्रॉम मेनी सोर्सेज फॉर अ प्रोजेक्ट टू गेट अ कैश प्राइज़। कैश प्राइज़ लेने के लिए जो है वो रियोन रिसर्च कर रही है अलग अलग रिसोर्सेज से। अगला है, टू इंश्योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन सितारा टेक्स रेगुलर फीडबैक फ्रॉम हर सीनियर्स। कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो है वो सितारा रेगुलर बार बार जो है वो फीडबैक ले रही है अपने सीनियर से, ताकि वो खुद को सेटिस्फाई फील करवा सके। अगला है, फॉर पर्सनल इंटरेस्ट एंड टू इम्प्रूव हिज कैपेबिलिटीज़ कुलजीत प्रैक्टिसेस द टास्क रेगुलरली। कि जो है वो पर्सनल अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए इम्प्रूव करने के लिए जो है वो कुलजीत जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है टास्क को। तो इसमें हमारे पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पूछा गया है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि जब हम कुछ जो हमारा काम करने का उद्देश्य है वो बाहर है कहीं, कि कहीं हमें कुछ प्राइज़ मिल रहा है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, या जो है वो हम अपने ज़रूरी नहीं अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि खुद कोई कैश प्राइज़ या किसी की अप्रेजल पाने के लिए करते हैं, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा कैश प्राइज़ वाला ऑप्शन नंबर 2। ये जो है वो एक्सट्रिंसिक है, बाकी जो सारे ऑप्शन है वो हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। लर्निंग इज़ मोर मीनिंगफुल एंड इफ़ेक्टिव व्हेन इट इज़ मेजरली। जो लर्निंग होती है वो कब ज़्यादा मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव होती है, जब ये टीचर और डायरेक्टेड हो, डायरेक्टेड बाय पीयर्स, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक या सेल्फ डायरेक्टेड। तो सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल लर्निंग तब होती है जब वो सेल्फ डायरेक्टेड हो, कि जब हम खुद से सीखने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम खुद से रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4।